जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया है, HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, HCF दिया है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहां पर जब हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे HCF 306, 657 बराबर 9। हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो इसका निकालने का सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। तो हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। ठीक है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एलसीएम 306, 657 बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें एलसीएम निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं छात्रों, तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी, 306 और 657। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ का आपका मान क्या दिया गया है प्यारे छात्रों, तो 9 दिया गया है ना एचसीएफ का मान। तो यहां पर हम लिखेंगे 9 गुणे एलसीएम। एलसीएम का मान कुछ नहीं दिया गया, तो हम एलसीएम की जगह पर एलसीएम रख देंगे। ठीक है ना। इधर प्यारे छात्रों, इधर काहे में है, ये गुणे में है। एलसीएम के गुणे में 9 है, तो ये 9 इधर गुणे में है, तो इधर काहे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, सबको पता है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटा, ठीक है ना। n9 गुणे में था, तो इधर काहे में आ जाएगा, भाग में आएगा, क्योंकि इसका पक्षांतरण हो रहा है। तो यहां पर आ जाएगा 9। अब देखिए 9 से कौन सी संख्या कट रही है, तो यहां पर अगर हम भाग दे रहे हैं 9 एकम 9, यहाँ पर 306 यानी यहाँ 30 है, तो यहाँ कितनी बार भाग जाएगा, 9 त्रिका 27। कितनी बार जाएगा, 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, 3 बचा, ये क्या हो गया 36 हो गया, तो 9 चौक 36। अब हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा करना पड़ेगा। तो 657 गुणे 34। तो प्यारे छात्रों एलसीएम हमारा आ जाएगा 657 में हमें 34 का गुणा करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो हम इधर कर दे रहे हैं 657 गुणे 34। तो 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, फिर 4 छंग 24, 24 2 26। ठीक है ना। 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24, 24 2 26। फिर देखिए 3 से कर रहे हैं यहाँ पर गुणा, तो 3 सते 21 की 1 हासिल 1। फिर देखिए 3 सते 21 हासिल 2, 3 पचे 15, 15 2 17, फिर 3 छंग 18, 1 19। अब इनको प्लस कर दीजिए आप, तो 8 2 1 3, 6 7 13, ठीक है ना, 9 2 11, 1 12, 1 1 2। तो कितना आ गया प्यारे छात्रों, 22,338। कितना आया, 22,338। तो ये क्या हो गया, इनका HCF हो गया, LCM हो गया। HCF तो दिया था, तो LCM इनका कितना आ गया, 22,338। ये इस सवाल का आंसर रहा। प्रश्न नंबर 5 में आपका क्या है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त
होती है। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है ना। तो अब देखिए प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि 6n, तो हम 6n के क्या करेंगे, अभाज्य गुणन खंडन करेंगे। तो हल कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 6 की पावर n का अभाज्य गुणन खंड। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हम इसको काहे में तोड़ सकते हैं, तो 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 पूरे की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है ना। 2 की पावर n और 3 की पावर n। अब ये क्या कह रहा है, अब आप जान लीजिए कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होती है जब उसके इकाई अंक में क्या हो, जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में क्या हो, 2 और 5 हो। ठीक है ना। या वो संख्या 5 से विभाजित हो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं, बैक चलते हैं यानी पीछे चलते हैं। हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों का होना अनिवार्य है। जैसे देखिए यहाँ पर 10 0 पर समाप्त होती है, तो इसके गुणनखंडन में क्या होता है, 2 गुणे 5, 2 पंचे 10। ठीक है ना। फिर देखिए 20 को हम देखते हैं तो इसमें भी होता है 2 दूना 4 पंचे 20। यानी कहने का मतलब कि जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 2 और कम से कम 1 5 का होना अनिवार्य है। ठीक है ना, अन्यथा वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे 30 है, तो 30 तो 2 तिहाई 6 पंचे 30, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद नहीं है या उपस्थित नहीं है, 5 मौजूद नहीं है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। अतः हम लिखेंगे, प्यारे छात्रों थोड़ा सा लिख देंगे, अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है, अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है, अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा या कि होगी। ठीक है ना। देखिए इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और फिर लिखेंगे कि चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है। ठीक है ना, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। जब भैया 5 नहीं है तो 5 से कैसे विभाज्य होगी, उसके गुणनखंड में 5 ही नहीं है। तो अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ये थोड़ा सा आपको हिंदी लिखना है। ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि ये भी सवाल समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर
5 4 किया हमने, 5 किया, अब 6 कर रहे हैं। ठीक है ना। आज हम इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 6 कि व्याख्या व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्या है। ठीक है ना। तो भाज्य संख्याएं क्या है, हमें इसको हल करना है और हमें बताना है कि आखिर ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है ना। भाज्य संख्या है पर क्यों है ये हमें बताना है, रीजन बताना है, कारण बताना है। ठीक है। तो भाइयों समझ में आ रहा है प्यारे छात्रों। अब देखिए हम चलते हैं इस सवाल पे, तो इसको हल करेंगे हम। तो प्यारे छात्रों थोड़ा यहाँ पर देखिएगा अच्छे से। क्या कह रहा है, पहले हम इसको कह रहे हैं हल कर रहे हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। अब देखिए प्यारे छात्रों, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। अब इसमें एक पद हमारा यहां से यहां तक है, देखिएगा दूसरे मार्कर से दूसरे पेन से हम वो कर रहे हैं। एक पद हमारा यहाँ तक है और दूसरा पद ये वाला होगा। ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद। तो पहले पद और दूसरे पद में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। ठीक है ना। तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर 13 है और यहाँ पर भी 13 है, हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना। तो ये उभयनिष्ठ लेने पर, तो 13 जब उभयनिष्ठ ले लिए तो अंदर क्या बचा, 7 गुणे 11 और अंदर क्या बचा, इधर कॉमन लिए तो इसके साथ में एक है ऑलरेडी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, एक बचा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 13 11 7 77 और 1, तो ये कितना हो गया आपका 13 गुणे 78, 13 गुणे 78। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये भाज्य संख्या क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आपको अभी दो फैक्टर दिख रहे हैं ना, कि 2 गुणनखंड दिख रहे हैं। अभाज्य संख्या का क्या नियम है कि वो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर का रूल क्या है कि कोई भी संख्या तब भाज्य संख्या होगी जब उसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होंगे, यानी 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। तो देखिए आप कि 13 तो है ही ऑलरेडी, 78 है, 2 संख्याएं हो गई और एक क्या होता है, सब में कॉमन रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि इस संख्या के इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंडन है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम चूंकि इस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो प्यारे छात्रों, ये भी सवाल समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसी सवाल के दूसरे ठीक है ना, दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न हम इधर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया, दूसरा प्रश्न है हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फिर 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो प्यारे छात्रों, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसमें आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो आप बोलोगे हाँ सर जी। कॉमन का मतलब पहले देखिए इसमें कितने पद हैं, एक पद ये हो गया यहाँ से यहाँ तक और दूसरा पद ये वाला हो गया। तो इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा होगा ना। तो 5 कॉमन है, तो 5 को हम क्या कर लेंगे, बाहर लेंगे, यानी उभयनिष्ठ लेने पर। तो 5 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस इधर कॉमन लेने पर इधर क्या बचा, 5 के पास कुछ नहीं है, यानी
5 गुणे 1 तो हम लिख सकते हैं ना, तो 5 कॉमन ले लिए तो 1 बचा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब देखिए इनका सबका करिए क्या, गुणा हम करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो 7, देखिए 2 1 2 के 2 2 त्याई 6 चौको 24 24 में 24 6 सते 42, तो यहाँ पर हम इनका गुणा कर रहे हैं 42 6 सते 42 4 त्याई 12 2 12 दूना 24, इनका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4 दूना 8 4 चौक 16, फिर 2 दूना 4 2 चौको 8 8 6 4 10 8 1 9 1 10, यानी 1008। तो यहाँ पर क्या आ गया 1008 प्लस 1। तो प्यारे छात्रों समझ में आ रहा है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 1009। अब देखिए 5 तो है ही, 1009 है ही। अब एक कॉमन फैक्टर होता है हमेशा, 1 इज कॉमन फैक्टर, हमने आपको बताया है कि एक हमेशा कॉमन फैक्टर होता है, यानी हर जगह मौजूद रहता है। तो इनमें सभी में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मान बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम सेम यही कंडीशन लिख देंगे कि इस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है ना। ये कहाँ पर लिखना पड़ेगा, सेम ये यही चीज उठा करके हमें यहाँ पर लिख देना है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि ये भी सवाल समझ में आया होगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। अब आखिरी सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 7, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना प्यारे छात्रों। आखिरी सवाल है प्यारे छात्रों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे छात्रों आखिरी सवाल है हमारा, ये सवाल बहुत बड़ा है, हम इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हम इसको इसमें नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न में नहीं लिख रहे हैं, हम इसको सीधे हल करेंगे, ठीक है ना। किताब से हम प्रश्न देख रहे हैं, आप भी बुक से प्रश्न देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 7 है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर, इस प्रश्नावली का। क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। इस मैदान का, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक है ना, एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है तो उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस तरह का एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। वृत्त तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। कौन दोनों दौड़ रहे हैं, सोनिया और रवि, ठीक। सोनिया और रवि दोनों दौड़ रहे हैं, तो एक चक्कर लगाने में, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है, ये कौन है, सोनिया, ठीक है ना। सोनिया को क्या लग रहे हैं, इस मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है ना। ये सोनिया हो गई, इसको कितना लग रहा है, 18 मिनट। मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि लड़का है, सोनिया लड़की है ऑलरेडी। ये कौन है, सोनिया, ठीक है ना। सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। रवि बना दे रहे हैं हम, दोनों एक ही पोजीशन से दौड़ेंगे, फिर भी यहाँ पर हम बना रहे हैं, मान लीजिए ये कौन है, रवि है, ठीक है ना। तो रवि को दौड़ने में कितना लगता है, रवि को दौड़ने में 12 मिनट का समय लगता है। सोनिया दौड़ेगी वृत्ताकार पथ के चारों ओर इधर, ऐसे ही कौन दौड़ेगा, रवि भी दौड़ेगा, दोनों एक ही पोजीशन से दौड़ते हैं, तो इनको कितना लगता है, 18 मिनट। 18 मिनट सोनिया को लगता है और 12 मिनट रवि को लगता है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हल करेंगे हम कि
सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18। और रवि को यहाँ पर लिखेंगे, रवि को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। अब दोनों कह रहा है कि दोनों कब मिलेंगे, ठीक है ना, दोनों कब मिलेंगे, यही कह रहा है ना प्यारे छात्रों कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम इनका क्या निकालेंगे, 18 और 12 का क्या निकाल लीजिए आप, अभाज्य गुणनखंडन निकाल लीजिए 18 और 12 दोनों का, ठीक है ना। जिससे बन रहा है तो ये कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट कर दीजिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आप कर दीजिए 18 का अभाज्य गुणनखंडन बन रहा है, 12 छोटा सा है 18, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 और 6 त्रिका 18। 12 का कर दीजिए तो 12 का 2 दूना 4 तिहाई 12, नहीं जिससे नहीं बन रहा है तो ऐसे निकाल लीजिए 18 का तो 2 नमा 18, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3, 12 का निकाल लीजिए तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी मिलना तो है उनको, तो एलसीएम हम निकालेंगे। अब देखिए काम एलसीएम में क्या होता है कि जो दोनों में हो, तो जो दोनों में हो तो देखिए इनमें दोनों में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 है तो पहले जोड़ा ले लीजिए, ये मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 गुणे, और कोई मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो 3 को हमें ऑलरेडी लेना पड़ेगा, इन दोनों को लेना है हमें, ये वाले ये दोनों लेंगे ही हम, तो यहाँ पर 2 बच रहा है और 3, तो इनको भी 2 गुणे 3, ठीक है ना। आया समझ में, जिनका जोड़ा बन रहा है उनको तो लेना है, और जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उनको भी हमें लेना है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 आ गया। तो पुनः कितने मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही पूछ रहा है ना कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो लिख देंगे हम अतः 36 मिनट बाद वे पुनः मिलेंगे। कितने मिनट बाद, तो 36 मिनट बाद वे पुनः मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये सवाल आपको समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से हमने समझाया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारे वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं या कि ये सवाल हमें समझ में नहीं आया, मतलब जो भी आपको कमेंट में करना है, ठीक है ना। और हमारा सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल का नाम है मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा।